अध्याय 5 विस्तार और भारत में ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ीकरण। ब्रिटिश शाही इतिहास। ब्रिटेन के पूरे शाही इतिहास को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला साम्राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज की ओर अटलांटिक में फैला हुआ है, और दूसरा साम्राज्य 1783 पेरिस की शांति के आसपास शुरू हुआ और पूर्वी एशिया और अफ्रीका की ओर झूल रहा है। ब्रिटेन का शाही इतिहास 16वीं शताब्दी में आयरलैंड की विजय के साथ शुरू हुआ। अंग्रेज तब नए रोमन के रूप में उभरे, जिन पर दुनिया भर में तथाकथित पिछड़ी जातियों को सभ्य बनाने का आरोप लगाया गया था। इसके लिए ब्रिटेन विशेष रूप से और सामान्य रूप से यूरोप के प्रबुद्धता के बाद के बुद्धिजीवियों ने खुद को पूर्वी लोगों और अन्य लोगों की तुलना में सभ्य के रूप में प्रमाणित करना शुरू कर दिया। विभिन्न स्थानिक और स्थितिजन्य ताकतों के कारण ब्रिटेन की साम्राज्यवादी विचारधारा की प्रकृति समय के साथ बदल गई, लेकिन इसके मूल तत्व समान रहे। ब्रिटिश विजय आकस्मिक या जानबूझकर थी? इतिहासकारों ने इस मूलभूत प्रश्न पर बहस की है कि भारत पर ब्रिटिश विजय आकस्मिक थी या जानबूझकर। जॉन सीली उस समूह का नेतृत्व करते हैं जो कहता है कि ब्रिटिश विचारों भारत का हमारा अधिग्रहण आंख बंद करके किया गया था। अंग्रेजों ने जो कुछ भी महान नहीं किया है, वह इतना अनजाने में और इतने आकस्मिक रूप से किया गया था, जितना कि भारत की विजय। जॉन सीली। कंपनी के क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों के अधिग्रहण के इरादे और मकसद के गहरे कारण अधिक अस्पष्ट हैं। भारत के ऐसे विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पर विस्तार हुआ। प्रत्येक विशेष स्थिति में दांव पर लगे सटीक ब्रिटिश हित भिन्न होते थे, और उनके लिए संभावित खतरा, जैसा कि भारतीय मामलों में निहित विभिन्न ब्रिटिश समूहों के निर्णय लेने में सापेक्ष भार था। जूडिथ ब्राउन। भारत की विजय आंख बंद करके, अनजाने में और आकस्मिक रूप से और अनुपस्थित मन के फिट में की गई थी। इस विचारधारा का तर्क है कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे और क्षेत्रीय विस्तार के लिए छेड़े गए युद्ध पर अपने क्षेत्रों को हासिल करने या अपने मुनाफे को बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी। यह तर्क दिया जाता है कि अंग्रेज अनिच्छा से स्वयं भारतीयों द्वारा बनाई गई राजनीतिक उथल पुथल में खींचे गए थे और उन्हें लगभग क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के लिए मजबूर किया गया था। दूसरे समूह का कहना है कि अंग्रेज एक बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के स्पष्ट इरादे से भारत आए, एक योजना जिसे उन्होंने वर्षों से थोड़ा थोड़ा करके इस पर काम करके पूरा किया। वे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों में शांतिपूर्ण इरादे और राजनीतिक तटस्थता के दावे को प्रचार के रूप में खारिज करते हैं। राय के दोनों स्कूल अपने अपने दृष्टिकोण को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते दिखाई देते हैं। प्रारंभ में शायद कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए क्षेत्र का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, खासकर जब उन्होंने देखा कि राजनीतिक स्थिति कितनी घुटिया थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी आसानी से एक स्थानीय शासक को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, और स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इस प्रक्रिया में क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया। लेकिन बाद में ब्रिटेन में वापस आए ब्रिटिश राजनेताओं और उनके द्वारा भारत भेजे गए प्रशासकों ने एक स्पष्ट इच्छा और क्षेत्रों को हासिल करने और एक साम्राज्य स्थापित करने की योजना पर काम किया। पूर्व में व्यापार से भारी लाभ। विशेष रूप से भारत ने अन्य यूरोपीय लोगों की तरह अंग्रेजी व्यापारियों कंपनी को आकर्षित किया। त्वरित लाभ की इच्छा, व्यक्तियों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, सादा लोभ और यूरोप में राजनीतिक विकास के प्रभाव कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कभी कभी उन्होंने अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए युद्ध छेड़े, और अन्य में उन्होंने अपने भारतीय सहयोगियों को संभावित प्रतिद्वंद्वियों के हमलों से बचाने के लिए ऐसा किया। बी.एल. ग्रोवर लिखते हैं,
लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांस और रूस के साम्राज्यवादी मंसूबों के खिलाफ रक्षात्मक जवाबी उपाय के रूप में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली के आक्रामक आवेदन का सहारा लिया। 1798 से 1818 तक ब्रिटिश इरादे जानबूझकर साम्राज्यवादी थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आगे बढ़ाया। वेलेस्ली की नीति और भारत को एक अधिग्रहित देश के बजाय एक विजय देश के रूप में माना। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत और यहाँ तक कुछ पड़ोसी राज्यों को जीतने के लिए एक निर्धारित योजना पर काम किया। भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में विभिन्न ऐतिहासिक ताकतें काम कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप देश एक नई दिशा की ओर बढ़ गया। कुछ इतिहासकार वर्ष 1740 को मानते हैं, जब भारत में वर्चस्व के लिए एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के मद्देनजर ब्रिटिश काल की शुरुआत के रूप में शुरू हुआ था। कुछ लोग वर्ष 1757 को देखते हैं, जब अंग्रेजों ने प्लासी में बंगाल के नवाब को नामित तिथि के रूप में हराया था। फिर भी अन्य लोग 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई का वर्ष मानते हैं, जब अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों को हराया गया था, भारतीय इतिहास के इस चरण की शुरुआत के रूप में। हालांकि ऐसे सभी कालानुक्रमिक स्थल कुछ हद तक मनमाने हैं, क्योंकि उस समय के आसपास शुरू हुए राजनीतिक परिवर्तन को पूरा होने में लगभग 80 साल लगे। उदाहरण के लिए, जैसा कि हम 1761 के बारे में सोचते हैं, अंग्रेजों के दिमाग में निश्चित रूप से आएगा, प्लासी में बंगाल के नवाब और फ्रांसीसी पर उनकी जीत के कारण। लेकिन हम पूरी तरह से मराठों को नहीं लिखेंगे और शायद उनकी संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। हैदर अली, वास्तव में यह एक था। भारतीय इतिहास की अवधि जिसे हम वर्तमान में जो कुछ भी जानते हैं उसके संदर्भ में व्याख्या करना शायद एक गलती होगी। बहरहाल, जिन परिस्थितियों में ब्रिटिश सफल हुए वे स्पष्ट नहीं हैं, और जिन कुछ बाधाओं का उन्हें सामना करना पड़ा वे गंभीर प्रकृति के नहीं थे। यह विरोधाभास ही है जो भारत में साम्राज्य स्थापित करने में ब्रिटिश सफलता के कारणों को काफी रुचि का विषय बनाता है। ब्रिटिश सफलता के कारण भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की पूरी प्रक्रिया में लगभग एक सदी लग गई। इन 100 विषम वर्षों में अंग्रेजों ने भारत के शासकों के रूप में उभरने के लिए अन्य तंत्रों के अलावा कई कूटनीतिक और सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया। युद्ध और प्रशासनिक दोनों नीतियों का उपयोग अंग्रेजों द्वारा विभिन्न राज्यों पर अपनी शक्ति थोपने और अंत में पूरे भारत पर अपने स्वयं के शासन को मजबूत करने के लिए किया गया था। अंग्रेजों को स्थिति का फायदा उठाने के लिए या किसी क्षेत्रीय शासक को अपना रास्ता खुद बनाने के लिए बेईमान हथकंडे अपनाने से कोई गुरेज नहीं था। अंग्रेजों की सफलता के कारक बल और कारक इस प्रकार हैं। सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री और स्ट्रेटेजी अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आग्नेयास्त्र, जिसमें कस्तूरी और तोप शामिल थे, फायरिंग की गति और रेंज दोनों में भारतीय हथियारों से बेहतर थे। इस बात का एहसास होने पर कई भारतीय शासकों ने यूरोपीय हथियारों का आयात किया और अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किया, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय सैन्य अधिकारी और रैंक कभी भी अंग्रेजी अधिकारियों और अंग्रेजी सेनाओं से मेल नहीं खा सके। मौलिकता के अभाव में भारतीय शासकों के सैन्य अधिकारी और सेनाएं मात्र नकलची बन गए। बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन के भुगतान की एक नियमित प्रणाली और सख्त अनुशासन व्यवस्था ही वे साधन थे जिनके द्वारा अंग्रेजी कंपनी यह सुनिश्चित करती थी कि अधिकारी और सैनिक वफादार हों। उनकी ओर से अधिकांश भारतीय शासकों के पास पर्याप्त धन नहीं था नियमित वेतन देने के लिए। मराठों ने कभी कभी अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए राजस्व एकत्र करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को मोड़ दिया। इसके अलावा
भारतीय शासक व्यक्तिगत अनुचरों या भाड़े के तत्वों के झुंड पर निर्भर थे जो अनुशासन के लिए उत्तरदायी नहीं थे और विद्रोही हो सकते थे या विरोधियों में शामिल हो सकते थे जब चल रहा था अच्छा नहीं था। नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों को उनकी विश्वसनीयता और कौशल के आधार पर प्रभार दिया गया था, न कि वंशानुगत या जाति और कबीले के आधार पर। वे स्वयं सख्त अनुशासन के अधीन थे और अपने अभियानों के उद्देश्यों से अवगत थे। इसके विपरीत भारतीय प्रशासकों और सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति जाति और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर की जाती थी, अक्सर योग्यता और क्षमता की अवहेलना की जाती थी। नतीजतन उनकी क्षमता संदिग्ध थी और वे अक्सर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए विद्रोही और विश्वासघाती हो जाते थे। शानदार नेतृत्व और समर्थन। दूसरी पंक्ति के नेता क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टन, मुनरो, मार्क्विस ऑफ डलहौजी आदि ने नेतृत्व के दुर्लभ गुणों का प्रदर्शन किया। सर आयर कूट, लॉर्ड लेक और आर्थर वेलेस्ली जैसे माध्यमिक नेताओं की एक लंबी सूची का भी अंग्रेजों को फायदा था, जिन्होंने नेता के लिए नहीं बल्कि अपने देश के कारण और गौरव के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय पक्ष में भी हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनकिलिज खान, मधुराव सिंधिया और यशवंत राव होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेता थे, लेकिन उनके पास अक्सर दूसरी पंक्ति के प्रशिक्षित कर्मियों की टीम की कमी थी। इसके अलावा भारतीय नेता एक दूसरे के खिलाफ उतने ही लड़ रहे थे जितना कि अंग्रेजों के खिलाफ। एक संयुक्त कारण के लिए लड़ने की भावना उनकी प्रेरणा नहीं थी। इस प्रकार वे अक्सर पड़ोसी शासकों के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन करते थे। भारत की चेतना का अभाव था। मजबूत वित्तीय बैकअप। कंपनी की आय अपने शेयरधारकों को आकर्षक लाभांश देने के साथ साथ भारत में अंग्रेजी युद्धों को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा इंग्लैंड बाकी दुनिया के साथ अपने व्यापार से शानदार मुनाफा कमा रहा था। धन, सामग्री और पुरुषों में संसाधनों की यह विशाल राशि जरूरत के समय अंग्रेजों के लिए उपलब्ध था। उनके लिए धन्यवाद। समुद्री शक्ति में श्रेष्ठता, राष्ट्रवादी गौरव। भौतिक उन्नति में विश्वास रखने वाले और अपने राष्ट्रीय गौरव पर गर्व करने वाले आर्थिक रूप से संपन्न ब्रिटिश लोगों ने एकीकृत राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना से वंचित भारतीयों के कमजोर, विभाजित आपस का सामना किया। भारतीयों में भौतिकवादी दृष्टि का अभाव भी अंग्रेजी कंपनी की सफलता का एक कारण था। बंगाल की ब्रिटिश विजय। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर बंगाल, मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर प्रांत बंगाल में वर्तमान बांग्लादेश शामिल था और इसके नवाब का बिहार और ओडिशा के वर्तमान राज्यों के क्षेत्र पर अधिकार था। बंगाल से यूरोप को निर्यात में नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प आदि जैसे कच्चे उत्पाद शामिल थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में व्यापार में महत्वपूर्ण व्यावसायिक हित थे, क्योंकि लगभग 60% एशिया से ब्रिटिश आयात में बंगाल से माल शामिल था। 1630 के दशक के दौरान बंगाल के साथ अंग्रेजों का नियमित संपर्क तब भी जारी रहा जब उन्होंने बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में कारखाने स्थापित किए। 1690 के दशक तक अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ता की नींव ने बंगाल में अंग्रेजी वाणिज्यिक बंदोबस्त की प्रक्रिया को पूरा किया। कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 3000 रुपए, 350 पाउंड का भुगतान किया, जिसने उन्हें बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी। इसके विपरीत बंगाल से कंपनी का निर्यात प्रति वर्ष 50,000 पाउंड से अधिक का था। 1700 में मुर्शीद कुली खान बंगाल के दीवान बने और 1727 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। उनके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन ने शासन किया, जिन्होंने 1739 तक शासन किया। उसके बाद एक वर्ष 1739-40 के लिए सरफराज मुर्शिद कुली खान का एक अक्षम पुत्र खान शासक बना। अलीवर्दी खान ने उसकी हत्या कर दी।
अलीवर्दी खान ने 1756 तक शासन किया और मुगल सम्राट को श्रद्धांजलि देना भी बंद कर दिया। इन शासकों के शासन में बंगाल ने अभूतपूर्व प्रगति की। अन्य कारक भी थे जिन्होंने बंगाल को समृद्ध बनाया, क्योंकि उदाहरण के लिए शेष भारत अंतर सीमा विवादों, मराठा आक्रमणों, जाट विद्रोहों और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा बाहरी आक्रमणों से परेशान था। इन चुनौतियों से बचने के लिए बंगाल का क्षेत्र काफी भाग्यशाली था। कलकत्ता की जनसंख्या 15,000 1706 में से बढ़कर 100,000 1750 में हो गई और ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे अन्य शहर अत्यधिक आबादी वाले हो गए। बंगाल के लगभग सभी राज्यपालों ने अंग्रेजी कंपनी द्वारा प्राप्त विशेष विशेषाधिकारों का कड़ा विरोध किया, क्योंकि इससे प्रांतीय खजाने को भारी नुकसान हुआ। इसलिए अंग्रेजी वाणिज्यिक हितों और बंगाल सरकार के बीच टकराव दोनों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बन गया। 1757 और 1765 के बीच एक छोटी अवधि के दौरान सत्ता धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को हस्तांतरित हो गई, जिसमें बाद वाले ने पूर्व को हरा दिया। अलीवर्दी खान और अंग्रेज 1741 में बिहार के उपराज्यपाल अलीवर्दी खान ने एक युद्ध में बंगाल के नवाब सरफराज खान को मार डाला और मुगल सम्राट को एक बड़ी राशि का भुगतान करके बंगाल के नए सूबेदार के रूप में अपनी स्थिति को प्रमाणित किया। मोहम्मद शाह। अलीवर्दी खान ने 15 वर्षों तक शासन किया, जिसके दौरान उन्होंने मराठों से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने भी बंगाल में मराठा घुसपैठ का फायदा उठाया, नवाब से एक खाई खोदने और फोर्ट विलियम की अपनी बस्ती के चारों ओर एक खाई फेंकने की अनुमति प्राप्त करके। बाद में अलीवर्दी खान की आशंकाओं को कर्नाटक क्षेत्र में खींचा गया, जहां यूरोपीय कंपनियों ने सारी शक्ति हड़प ली थी। इस बात का एहसास होने पर उनसे यूरोपियों को बंगाल से निकालने का आग्रह किया गया, लेकिन अप्रैल 1756 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके पोते अलीवर्दी की सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया। सिराजुद्दौला के सामने चुनौतियां अपने 20वें वर्ष में एक युवा सिराज को अपने दादा से कई परेशानियां विरासत में मिली। उनके चचेरे भाई पूर्णिया के नवाब शौकत जंग में उनका एक प्रतिद्वंद्वी था। एक शत्रुतापूर्ण चाची खासीती बेगम, एक निसंतान विधवा, सेना के एक विद्रोही कमांडर अलीवर्दी खान की बहन के पति मीर जाफर और एक चिंतित हिंदू विषय आबादी। एक दबदबा था। उनके दरबार में समूह में जगत सेठ, ओमीचंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ और उनके विरोधी अन्य लोग शामिल थे। इन आंतरिक प्रतिद्वंद्वियों में अंग्रेजी कंपनी की लगातार बढ़ती व्यावसायिक गतिविधि से सिराज की स्थिति के लिए खतरा जोड़ा गया था। स्वभाव से आवेगी और अनुभव की कमी के कारण सिराज असुरक्षित महसूस करता था और इसने उसे उन तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जो प्रति उत्पादक साबित हुए। उसने शौकत जंग को हराया और उसे एक युद्ध में मार डाला, घसीटी बेगम को उसके खजाने से वंचित कर दिया और उसे सुरक्षित कर लिया, और मीर जाफर को उसके स्थान पर मीर मदन को नियुक्त कर दिया। एक कश्मीरी अधिकारी मोहन लाल को समग्र प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने लगभग एक प्रधानमंत्री की तरह काम किया। प्लासी का युद्ध। युद्ध की प्रस्तावना कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापार विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया, जिससे नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी कर दी। कंपनी ने आगे उन्हें गुमराह करने की कोशिश की और एक राजनीतिक भगोड़े राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण देकर उनके पाप को बढ़ा दिया, जो नवाब की इच्छा के खिलाफ अपार खजाने के साथ भाग गए थे। कंपनी को अपनी ओर से संदेह था कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों की मिलीभगत से अपने व्यापार विशेषाधिकारों में भारी कमी करेगा। इस प्रकार जब सिराज ने कलकत्ता में अंग्रेजी किले पर हमला किया और कब्जा कर लिया,
तो इससे उनकी शत्रुता खुले में आ गई। यहाँ बहुप्रचारित ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया जा सकता है। माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को कैद किया था, जिन्हें एक बहुत ही छोटे से कमरे में रखा गया था, जिसके कारण उनमें से 123 की दम घुटने से मौत हो गई थी। हालांकि इतिहासकार या तो इस कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं या कहते हैं कि पीड़ितों की संख्या बहुत कम रही होगी। लड़ाई। रॉबर्ट क्लाइव की कमान में मद्रास से कलकत्ता में एक मजबूत सेना के आगमन ने बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति को मजबूत किया। क्लाइव ने नवाब मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, बंगाल का एक प्रभावशाली बैंकर, और ओमीचंद के गद्दारों के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाया। सौदे के तहत मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था, जो बदले में कंपनी को उसकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत करें। षड्यंत्रकारियों के साथ कंपनी के गुप्त गठबंधन ने अंग्रेजी स्थिति को और मजबूत किया। इसलिए प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में अंग्रेजों की जीत लड़ाई लड़ने से पहले ही तय हो गई थी। नवाब के अधिकारियों की साजिश के कारण सिराज की 50,000 मजबूत सेना मुट्ठी भर क्लाइव की सेना से हार गई थी। मीर जाफर के बेटे मीरान के आदेश से सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। प्लासी की लड़ाई को बंगाल के अंग्रेजों के विशाल संसाधनों के निपटान में रखा गया था। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर लगभग एकाधिकार कर लिया। प्लासी की लड़ाई का महत्व इस जीत के परिणामस्वरूप मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। उसने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी के साथ साथ बड़ी मात्रा में धन दिया। प्लासी की लड़ाई का राजनीतिक महत्व था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। इसे भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक बिंदु माना गया है। लड़ाई ने बंगाल में अंग्रेजों की सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों फ्रांसीसी को बाहर कर दिया गया था। उन्होंने उचित रूप से सुसज्जित सैन्य बल के रखरखाव के लिए क्षेत्रों का अनुदान प्राप्त किया और उनकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई। लेकिन सरकार के रूप में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि मामलों का सर्वोच्च नियंत्रण क्लाइव को दे दिया गया, जिसके समर्थन पर नया नवाब मीर जाफर अपनी नई अर्जित स्थिति को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से निर्भर था। कलकत्ता पर अंग्रेजों की संप्रभुता को मान्यता दी गई और अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक निवासी को नियुक्त किया। मीर कासिम और 1760 की संधि मीर जाफर क्लाइव के हस्तक्षेप से अधिक चिड़चिड़ी थी। उसने चिंसुरा में डचों के साथ एक षड्यंत्र में प्रवेश किया, लेकिन नवंबर 1759 में बेदारा में अंग्रेजों द्वारा डचों को पराजित किया गया। मीर जाफर के विश्वासघात और कंपनी के कारण भुगतान करने में उनकी विफलता ने अंग्रेजों को नाराज कर दिया। इस बीच जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु हो गई और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम और मीरन के बेटे के बीच बंगाल के नवाब के लिए लड़ाई शुरू हो गई। कलकत्ता के नए राज्यपाल वानसेटार्ट 1760 में मीर कासिम और कंपनी के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर के बाद मीर कासिम के दावे का समर्थन करने के लिए सहमत हुए। संधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार थीं। मीर कासिम बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिलों को कंपनी को सौंपने के लिए सहमत हो गया। कंपनी को सिलहट के चुनम व्यापार में आधा हिस्सा मिलेगा। मीर कासिम बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। कंपनी के लिए मीर कासिम ने कंपनी के युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण के लिए 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा किया। दक्षिण भारत यह सहमति हुई कि मीर कासिम के दुश्मन कंपनी के दुश्मन थे और उसके दोस्त कंपनी के दोस्त। इस बात पर सहमति बनी कि नवाब के क्षेत्र के काश्तकार की भूमि में बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनी और इसके विपरीत
कंपनी के दबाव में मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में इस्तीफा देने का फैसला किया। मीर जाफर के लिए 1500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन तय की गई थी। मीर कासिम द्वारा उठाए गए कदम। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम सबसे योग्य नवाब था। सत्ता संभालने के बाद मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। कलकत्ता में कंपनी से सुरक्षित दूरी की अनुमति देने के लिए यह कदम उठाया गया था। उनके अन्य महत्वपूर्ण कदम नौकरशाही को अपनी पसंद के पुरुषों के साथ पुनर्गठित करना और अपने कौशल और दक्षता को बढ़ाने के लिए सेना को फिर से तैयार करना था। बक्सर की लड़ाई युद्ध की प्रस्तावना। कंपनी ने सोचा था कि मीर कासिम उनके लिए एक आदर्श कठपुतली साबित होगा। हालांकि मीर कासिम ने कंपनी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बिहार के उपराज्यपाल रामनारायण नवाब द्वारा बिहार के राजस्व का लेखा जोखा जमा करने के बार बार अनुरोध का जवाब नहीं दे रहे थे। मीर कासिम अपने अधिकार की इस खुली अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन रामनारायण को अंग्रेजों का समर्थन था। पटना के अधिकारी कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के दस्तक या व्यापार परमिट, एक परमिट जिसमें कर्तव्यों के भुगतान से निर्दिष्ट माल को छूट दी गई थी, का दुरुपयोग भी नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव का कारण बना। दस्तक के दुरुपयोग का मतलब नवाब को कर राजस्व का नुकसान था। इसने स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के व्यापारियों के साथ असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी ने पारगमन देय या टोल का भुगतान किए बिना बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। हालांकि कंपनी के सेवकों ने भी अपने निजी व्यापार के लिए समान विशेषाधिकारों का दावा किया। कंपनी के नौकरों ने भी भारतीय व्यापारियों को कमीशन के लिए दस्तक बेची। इसके अलावा उन्होंने सस्ती दरों पर माल प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती के तरीकों का इस्तेमाल किया, जो कि शुल्क मुक्त व्यापार की भावना के खिलाफ था। शुल्क मुक्त व्यापार का सीधा मतलब है कि अन्यथा प्रतिस्पर्धी बाजार में सस्ता खरीदना। मीर कासिम ने कर्तव्यों को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और अन्य व्यापारियों के खिलाफ तरजीही व्यवहार करने पर जोर दिया। ट्रांजिट ड्यूटी को लेकर नवाब कंपनी के झगड़े के कारण 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गए। अंग्रेजों ने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में लगातार जीत हासिल की। मीर कासिम अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया, ताकि बंगाल को अंग्रेजों से पुनर्प्राप्त किया जा सके। लड़ाई। मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने एक करीबी लड़ाई में हराया था। मीर कासिम के खिलाफ अंग्रेजों का अभियान छोटा लेकिन निर्णायक था। इस लड़ाई का महत्व इस तथ्य में था कि न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए थे। इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति बना दिया और पूरे देश पर वर्चस्व का दावेदार बना दिया। लड़ाई के बाद मीर जाफर, जिसे 1763 में नवाब बनाया गया था, जब मीर कासिम और कंपनी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, के जिलों को सौंपने के लिए सहमत हुए। रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश शासन की इस अवधि का एक सर्वेक्षण रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ के बिना पूरा नहीं हो सकता, जो स्ट्रॉन्ग को एक क्लर्क के पद से इस्तीफा देने के बाद सेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1757 से 1760 तक और फिर 1765 से 1767 तक 2 बार बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने इंग्लैंड लौटने तक दोहरी सरकारी प्रणाली के तहत बंगाल का प्रशासन किया, जहां उन्होंने 1774 में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव अपनी सेना के रखरखाव के लिए अंग्रेजों को
नमक पर 2% के शुल्क को छोड़कर अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उनके नाबालिग बेटे नजीम-उद-दौला को नवाब नियुक्त किया गया था, लेकिन प्रशासन की वास्तविक शक्ति नायब सूबेदार के हाथों में थी, जिसे अंग्रेजी द्वारा नियुक्त या बर्खास्त किया जा सकता था। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियां संपन्न की, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। नवाब शुजा-उद-दौला ने सहमति व्यक्त की। इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह को आत्मसमर्पण करना। प्रकृति द्वितीय कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान करें तथा बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा अधिकार दें। शाह आलम द्वितीय ने सहमति व्यक्त की। शाह आलम द्वितीय ने सहमति व्यक्त की। कंपनी के संरक्षण में अवध के नवाब द्वारा उसे सौंपे जाने के लिए इलाहाबाद में निवास करता है। 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान जारी करना तथा कंपनी को बदले में 53 लाख रुपए का प्रावधान। उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों, सैन्य रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन के लिए क्लाइव अवध पर कब्जा नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसने कंपनी को एक की रक्षा करने के दायित्व के तहत रखा होगा। अफगान और मराठा आक्रमणों से व्यापक भूमि सीमा। संधि ने नवाब को कंपनी का पक्का दोस्त बना दिया और अवध को एक बफर स्टेट में बदल दिया। इसी तरह शाह आलम द्वितीय के साथ क्लाइव की व्यवस्था व्यवहारिक विचारों से प्रेरित थी। इसने सम्राट को कंपनी का एक उपयोगी रबर स्टैंप बना दिया। इसके अलावा सम्राट के फरमान ने बंगाल में कंपनी के राजनीतिक लाभ को वैध कर दिया। बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम ने अपना शेष जीवन एक बेघर पथिक के रूप में घोर दुख में बिताया और जून 1777 में उनकी मृत्यु हो गई। बंगाल में दोहरी सरकार 1765-72 भूखी लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की असली मालिक बन गई। रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की, यानी बंगाल में कंपनी और नवाब का शासन, जिसमें दीवानी यानी राजस्व एकत्र करना और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों के नियंत्रण में आ गए। कंपनी ने उप सूबेदार को मनोनीत करने के अपने अधिकार के माध्यम से दीवान और निजामत अधिकारों के रूप में दीवानी अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने दीवानी कार्यों को सम्राट से और निजामत कार्यों को बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किया। इस प्रणाली से कंपनी को काफी फायदा हुआ। कंपनी के हाथों में संप्रभु शक्ति रखते हुए इसने कठपुतली भारतीय शासक के लिए सत्ता का आभास छोड़ दिया। नवाब शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वह कंपनी पर धन और बल दोनों के लिए निर्भर था, क्योंकि बाद में सेना और राजस्व को नियंत्रित किया जाता था। दीवानी कार्यों के अभ्यास के लिए कंपनी ने 2 उप दीवानों को नियुक्त किया, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय। मोहम्मद रजा खान ने डिप्टी नाजिम या डिप्टी सूबेदार के रूप में भी काम किया। दोहरी व्यवस्था के कारण प्रशासनिक विघटन हुआ और बंगाल के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। न तो कंपनी और न ही नवाब ने प्रशासन और लोक कल्याण की परवाह की। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। विचारों, चाहे विदेशी और देशी के बीच एक द्वंद्व के रूप में माना जाता है या विशाल स्थायी परिणामों के साथ गर्भवती घटना के रूप में, बक्सर अब तक लड़े गए सबसे निर्णायक युद्धों में से एक है। अंग्रेजों की जीत ने न केवल बंगाल को बचाया, न केवल इसने ब्रिटिश सीमा को इलाहाबाद तक आगे बढ़ाया, बल्कि इसने अवध के शासकों को प्रशंसा, कृतज्ञता, पूर्ण निर्भरता और विश्वास के बंधनों से विजयी बना दिया, जिसने उन्हें बनाया।
उन 84 वर्षों तक जो उसके मित्रों के मित्रों और उसके शत्रुओं के शत्रुओं के पीछे रहे। जी.बी. मलेसन क्लाइव संस्थापक नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। वह साम्राज्य का योजनाकार नहीं था, बल्कि एक प्रयोगकर्ता था जिसने कुछ संभावनाओं का खुलासा किया। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था। पर्सिवस पियर माइसोर का विरोध। कंपनी वोडेयार माइसोर राजवंश तालिकोटा की लड़ाई 1565 के बाद विजयनगर के महान साम्राज्य को एक घातक झटका दिया। इसके अवशेषों से कई छोटे राज्य उभरे। 1612 में वोडेयारों के अधीन माइसोर क्षेत्र में एक हिंदू राज्य का उदय हुआ। चिक्का कृष्णा राजा वोडेयार एल ने 1734 से 1766 तक शासन किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में माइसोर एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरा। अंग्रेजों ने महसूस किया कि दक्षिण भारत में उनके राजनीतिक और व्यावसायिक हितों को खतरा था, क्योंकि मैसूर की फ्रांसीसी और हैदर अली के साथ निकटता और मालाबार तट के समृद्ध व्यापार पर टीपू का नियंत्रण था। मैसूर की शक्ति को मद्रास पर अंग्रेजों के नियंत्रण के लिए एक खतरे के रूप में भी देखा गया। हैदर अली का उदय 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दो भाई नंजराज सर्वाधिकारी और देवराज दुलवई ने चिक्का कृष्णा राजा वोडेयार को केवल कठपुतली बना दिया था। 1721 में एक अस्पष्ट परिवार में पैदा हुए हैदर अली ने मैसूर सेना में मंत्रियों नंजराज और देवराज के अधीन एक घुड़सवार के रूप में अपना करियर शुरू किया। अशिक्षित होते हुए भी उनके पास एक गहरी बुद्धि थी और वे महान ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे। मराठों और निजामों की बार बार घुसपैठ। माइसोर के क्षेत्रों में सैनिकों के परिणामस्वरूप माइसोर के हमलावरों द्वारा भारी वित्तीय मांग की गई। माइसोर आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया। उच्च स्तर की सैन्य शक्तियों और राजनयिक कौशल वाले नेता की समय की मांग थी। हैदर अली ने उस आवश्यकता को पूरा किया और 1761 में माइसोर के वास्तविक शासक बनकर शाही सत्ता हथिया ली। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक गतिशील मराठों को केवल एक तेज घुड़सवार सेना द्वारा ही समाहित किया जा सकता है, ताकि फ्रांसीसी प्रशिक्षित निजामी सेना की तोपों को खामोश किया जा सके। केवल एक प्रभावी तोपखाने द्वारा, और यह कि पश्चिम के श्रेष्ठ हथियारों का मिलान केवल उसी स्थान से लाए गए या उसी तकनीक से निर्मित हथियारों से किया जा सकता है। हैदर अली ने जिंडीगुल अब तमिलनाडु में एक हथियार कारखाना स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली और अपनी सेना के लिए प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीके भी पेश किए। उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ने के लिए अपने काफी कूटनीतिक कौशल का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। अपने श्रेष्ठ सैन्य कौशल के साथ उन्होंने 1761-63 में डोडलापुर, सेरा, बेदनौर और होसकोटे पर कब्जा कर लिया और दक्षिण भारत, जो अब तमिलनाडु में है, के परेशानी वाले पोलिगारों को प्रस्तुत करने के लिए लाया। पानीपत में अपनी हार से उबरकर माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने मैसूर पर हमला किया और 1764, 1766 और 1771 में हैदर अली को हराया। 1774-76 के दौरान कई बार मराठों पर छापा मारा और नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के अलावा उन सभी क्षेत्रों को वापस ले लिया जो उसने पहले खो दिए थे। प्रथम आंग्ल माइसोर युद्ध 1767-69। पृष्ठभूमि: बंगाल में अपनी आसान सफलता के बाद अंग्रेजों को अपनी सैन्य ताकत पर भरोसा था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम 1766 के साथ एक संधि की, जिसमें उन्हें उत्तरी सरकार क्षेत्र देने के लिए राजी किया, जिसके बदले उन्होंने कहा कि वे हैदर अली से निजाम की रक्षा करेंगे। हैदर का पहले से ही आराकोट के नवाब के साथ क्षेत्रीय विवाद और मराठों के साथ मतभेद थे। गठबंधन बदलना: निजाम, मराठों और अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध एक साथ गठबंधन किया। हैदर ने काफी चतुराई और कूटनीतिक कौशल के साथ काम किया।
उसने मराठों को तटस्थ बनाने के लिए भुगतान किया और विजित क्षेत्रों को निजाम के साथ साझा करने का वादा किया। निजाम को अपना सहयोगी बना लिया। फिर वो आरकोट के नवाब पर हमला करने के लिए निजाम में शामिल हो गया। युद्ध का कोर्स 1.5 साल तक बिना किसी नतीजे के युद्ध जारी रहा। हैदर ने अपनी रणनीति बदली और अचानक मद्रास के फाटकों के सामने आ गया। मद्रास में पूरी तरह से अराजकता और दहशत थी, जिसने अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर के साथ एक बहुत ही अपमानजनक संधि मद्रास की संधि को समाप्त करने के लिए मजबूर किया। कैदियों के आदान प्रदान और विजय की पारस्परिक बहाली के लिए संधि प्रदान की गई। हैदर अली को किसी अन्य शक्ति द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में अंग्रेजों की मदद का वादा किया गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84। पृष्ठभूमि: हैदर अली ने अंग्रेजों पर विश्वास भंग करने और मद्रास की संधि का पालन न करने का आरोप लगाया जब 1771 में उन पर मराठों द्वारा हमला किया गया था और अंग्रेज उनकी सहायता के लिए आने में विफल रहे। साथ ही उन्होंने पाया कि उनकी सेना की बंदूकें, साल्टपीटर और सीसा की आवश्यकता को पूरा करने में फ्रांसीसी अंग्रेजों की तुलना में बहुत अधिक सहायक थे। नतीजतन मालाबार तट पर एक फ्रांसीसी अधिकार माहे के माध्यम से कुछ फ्रांसीसी युद्ध सामग्री मैसूर में लाई गई थी। इस बीच अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया था, जिसमें फ्रांसीसी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों के पक्ष में थे। इन परिस्थितियों में हैदर अली की फ्रांसीसी के साथ मित्रता ने अंग्रेजों के लिए और भी अधिक चिंता पैदा कर दी। इसलिए उन्होंने माहे को पकड़ने की कोशिश की, जिसे हैदर अपने संरक्षण में मानता था। हैदर ने माहे पर कब्जा करने के अंग्रेजों के प्रयास को अपने अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती माना। युद्ध का कोर्स: हैदर ने मराठों और निजाम के साथ अंग्रेजी विरोधी गठबंधन बनाया। इसके बाद उसने कर्नाटक में आक्रमण किया, अरकोट पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। 1781 में कर्नल बेली, इस बीच अंग्रेजों सर आयर कूट के तहत, ने हैदर की तरफ से मराठों और निजाम दोनों को अलग कर दिया, लेकिन हैदर ने नवंबर 1781 में पोर्टो नोवो में हार का सामना करने के लिए साहसपूर्वक अंग्रेजी का सामना किया। हालांकि उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अंग्रेजों को हराया और उनके कमांडर ब्रैथवेट को पकड़ लिया। 7 दिसंबर 1782 को मैंगलोर की संधि हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई। अब उनके बेटे टीपू सुल्तान ने बिना किसी सकारात्मक परिणाम के 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। एक अनिर्णायक युद्ध से तंग आकर दोनों पक्षों ने मैंगलोर की संधि मार्च 1784 पर बातचीत करते हुए शांति का विकल्प चुना, जिसके तहत प्रत्येक पक्ष ने दूसरे से लिए गए क्षेत्रों को वापस दे दिया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। पृष्ठभूमि: टीपू और त्रावणकोर राज्य के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। त्रावणकोर ने कोचीन राज्य में डचों से जलकोटल और कन्नानों को खरीदा था। चूंकि कोचीन टीपू का सामंत था, इसलिए उसने त्रावणकोर के कार्य को अपने संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन माना। इसलिए अप्रैल 1790 में टीपू ने अपने अधिकारों की बहाली के लिए त्रावणकोर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। युद्ध का कोर्स: अंग्रेजों ने त्रावणकोर का साथ देकर टीपू पर आक्रमण कर दिया। 1790 में टीपू ने जनरल मीडोज के तहत अंग्रेजों को हराया। 1791 में कॉर्नवालिस ने नेतृत्व संभाला और एक बड़ी सेना के नेतृत्व में अम्बूर और वेल्लोर से होते हुए बेंगलो मार्च 1791 में कब्जा कर लिया और वहां से सेरिंगपट्टम तक मार्च किया। कोयम्बटूर उनके पास गिर गया, लेकिन उन्होंने इसे फिर से खो दिया और अंत में मराठों और निजाम के समर्थन से अंग्रेजों ने दूसरी बार सेरिंगपट्टम पर हमला किया। टीपू ने गंभीर विरोध की पेशकश की, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। नतीजतन उन्हें श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत भारी भुगतान करना पड़ा।
सेरिंगपट्टम की संधि 1792 की इस संधि के तहत मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर विजयियों ने कब्जा कर लिया था। बारमहल, जिंडीगुल और मालाबार अंग्रेजों के पास गए, जबकि मराठों ने तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों को प्राप्त किया और निजाम ने कृष्णा से पेन्नार के आगे के क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। इसके अलावा 3 की युद्ध क्षति। राय, हमने अपने मित्रों को भी दुर्जय बनाए बिना अपने शत्रु को प्रभावी ढंग से अपंग बना दिया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, टीपू से भी करोड़ रुपए लिए गए। युद्ध की आधी क्षतिपूर्ति तुरंत देनी थी, जबकि शेष किश्तों में दी जानी थी, जिसके लिए टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। पृष्ठभूमि, अंग्रेजों के साथ साथ टीपू सुल्तान ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए 1792 से 1799 की अवधि का इस्तेमाल किया। टीपू ने श्रीरंगपट्टम की संधि की सभी शर्तों को पूरा किया और अपने पुत्रों को मुक्त करवाया। 1796 में, जब वोडेयार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो गई, टीपू ने वोडेयार के नाबालिग बेटे को सिंहासन पर बिठाने से इनकार कर दिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। उन्होंने अपनी अपमानजनक हार और सेरिंगपट्टम की संधि द्वारा रखी गई शर्तों का बदला लेने का भी फैसला किया। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली सर जॉन शोर के स्थान पर नए गवर्नर जनरल बने। मूल रूप से एक साम्राज्यवादी, वेलेस्ली टीपू की फ्रांसीसी के साथ बढ़ती दोस्ती के बारे में चिंतित था और इसका उद्देश्य टीपू के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना था या उसे सहायक गठबंधन की प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करना था। इसलिए टीपू के खिलाफ आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है कि वह निजाम और मराठों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहा था और उसने अरब, अफगानिस्तान, काबुल और जमान शाह के साथ साथ आइल ऑफ फ्रांस, मॉरिशस और वर्साई में दूत भेजे थे। देशद्रोह का इरादा। टीपू के स्पष्टीकरण ने वेलेस्ली को संतुष्ट नहीं किया। युद्ध का दौर युद्ध 17 अप्रैल 1799 को शुरू हुआ और 4 मई 1799 को सेरिंगपट्टम के पतन के साथ समाप्त हुआ। टीपू को पहले अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट और फिर जनरल हैरिस ने हराया। लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली ने भी युद्ध में भाग लिया। मराठों और निजामों ने अंग्रेजों की फिर से मदद की। मराठों से आधे का वादा किया गया था। टीपू सुल्तान का अनुमान। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हैदर ऑल और फातिमा के यहाँ हुआ था। एक सुशिक्षित व्यक्ति, वह अरबी, फारसी, कनारिस और उर्दू में स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकता था। टीपू एक महान योद्धा थे, उन्हें मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता था और एक कुशल सैन्य बल की स्थापना और रखरखाव के लिए अधिकतम ध्यान दिया। उसने अपनी सेना को फारसी शब्दों के आदेश के साथ यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया। हालांकि उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रांसीसी कभी भी दबाव समूह में विकसित होने की अनुमति नहीं दी। अपने पिता की तरह टीपू को एक नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हुआ। 1796 में उन्होंने एडमिरल्टी बोर्ड की स्थापना की और 22 युद्धपोतों और 20 बड़े युद्धपोतों के बेड़े की योजना बनाई। मैंगलोर, वाजिदाबाद और मोलिदाबाद में 3 डॉकयार्ड स्थापित किए गए। हालांकि उनकी योजनाएं साकार नहीं हुई। टीपू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षक थे, उसे श्रेय दिया जाता है। भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में उन्होंने एक सैन्य लिखा, रॉकेट के संचालन की व्याख्या करने वाला मैनुअल। वह एक अग्रणी भी थे। मैसूर राज्य में रेशम उत्पादन की शुरुआत करने में टीपू लोकतंत्र के बड़े प्रेमी और महान राजनयिक थे। उन्होंने 1797 में एक जैकोबिन क्लब की स्थापना में सेरिंगपट्टम में फ्रांसीसी सैनिकों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने इस अवसर को मनाने के लिए 2300 तोपों और 500 रॉकेटों की सलामी का आदेश दिया। टीपू खुद बन गए जैकोबिन क्लब के सदस्य और खुद को बुलाए जाने की अनुमति दी।
नागरिक टीपू। उन्होंने सेरिंगपटम में ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया। कुछ इतिहासकारों ने टीपू को एक कट्टर सम्राट के रूप में चित्रित किया है। यह औपनिवेशिक इतिहासकारों का मुख्य दृष्टिकोण था। सुल्तान का यह आकलन पूरी तरह सही नहीं है। यह सच है कि उसने हिंदू कुर्गों और नायरों को कुचल दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने मुस्लिम मोपलाओं को भी दंडित किया जब उन्होंने उसके अधिकार की अवहेलना की। हालांकि यह बताया जाता है कि उसने केरल में मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था जब उसने वहां के स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। टीपू को अपने राज्य के भीतर हिंदू मंदिरों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत और देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना के लिए धन स्वीकृत किया। मूर्ति को 1791 में मराठा छापे के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अतीत के चरित्रों को धर्मनिरपेक्षता के आधुनिक पैमानों से नहीं आंकना आवश्यक है। और लोकतंत्र। टीपू ने पालकियों के उपयोग को तुच्छ समझा और उन्हें केवल महिलाओं और विकलांगों के उपयोग के लिए उपयुक्त बताया। उन्हें उस समय पूंजीवादी विकास की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है जब सामंतवाद था प्रचलित। टीपू कई परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। टीपू और निजाम के इतिहास ने पहले ही सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। टीपू ने बहादुरी से लड़ते हुए अपना जीवन लगा दिया। उनके परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में नजरबंद कर दिया गया था और उनके खजाने को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अंग्रेजों ने मैसूर के पहले हिंदू शाही परिवार के लड़के को महाराजा चुना और उस पर सहायक गठबंधन प्रणाली भी थोपी। टीपू के बाद मैसूर वेलेस्ली ने मैसूर साम्राज्य के सुंडा और हापोनली जिलों को मराठों को देने की पेशकश की, जिसे बाद में मना कर दिया गया। निजाम को गुटियोर के जिले दिए गए थे। गुर्रमकोंडा। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम और सेरिंगपटम पर कब्जा कर लिया। मैसूर का नया राज्य पुराने को सौंप दिया गया था। एक छोटे शासक कृष्णराज तृतीय के अधीन हिंदू राजवंश वोडेयर, जिन्होंने सहायक गठबंधन स्वीकार कर लिया। 1831 में विलियम बेंटिक ने मैसूर पर अधिकार कर लिया। कुशासन के आधार पर 1881 में लॉर्ड रिपन ने राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। विचारों। कुछ लेखकों ने टीपू को पहला भारतीय राष्ट्र टीपू को कुछ लेखकों ने पहला भारतीय राष्ट्रवादी और भारत की स्वतंत्रता के लिए शहीद माना है, लेकिन वर्तमान को अतीत में पेश करके यह एक गलत दृष्टिकोण है। जिस युग में टीपू रहते थे और शासन करते थे, उस युग में भारतीयों में राष्ट्रवाद या जागरूकता की भावना नहीं थी कि वे एक प्रजा थे। इसलिए यह कहना बहुत अधिक होगा कि टीपू ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। वास्तव में उन्होंने अपनी शक्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। मोहिब्बुल हसन, टीपू सुल्तान का इतिहास। जब एक अजनबी देश से यात्रा करने वाला व्यक्ति इसे अच्छी तरह से खेती करता है, मेहनती निवासियों के साथ आबादी, नए स्थापित शहर, वाणिज्य का विस्तार, कस्बों में वृद्धि और खुशी का संकेत देने के लिए सब कुछ लुढ़कता है, तो वह स्वाभाविक रूप से मन के अनुकूल सरकारी रूप के अधीन होने का निष्कर्ष निकालेगा लोगों का। यह टीपू के देश की तस्वीर है। लेफ्टिनेंट मूर।